तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो पहली बात, ये प्रोसेस है क्या, थोड़ी इसकी समरी दीजिएगा और फिर अपन इसके ऊपर टू द पॉइंट आएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल जो क्या काम करते हैं। देखो, हमारे चारों भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट्स को भी हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटी सी चीज है। रेनी सीजन में हमारे घरों के अंदर कितने सारे मॉस्किटोज हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उन मॉस्किटोज को मारने के लिए देते हैं। कॉकरोच वगैरह होती है तो हम लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज देखी कि जब आप किसी चीज से एनिमल्स को मार रहे हो और यदि आप उसके लगातार आप भी उसके कांटेक्ट में हो तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कोई केमिकल्स तो केमिकल्स है और इंसेक्ट भी तो जूलॉजी में आता है ना। जब आप उसको मार रहे हो, आपने देखा होगा कॉकरोच को जो हम लोग स्प्रे कर देते हैं अपने किचन के अंदर, तो जाने कहाँ कहाँ से निकल करके वो मरे हुए रहते हैं। तो आपने जरा सी दवाई का स्प्रे किया और कॉकरोच मर गया, और यदि आप लगातार ये काम करते जा रहे हो तो आपके ऊपर भी तो इसका साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ रहा है। उसी से तो कैंसर इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं केमिकल्स के द्वारा। तो यदि हम उस मॉस्किटो को किसी बायोलॉजी के द्वारा कंट्रोल करें तो, क्योंकि मॉस्किटो कहाँ होता है, मॉस्किटो देखने को मिलता है किसी स्टेगनेंट वाटर में। तो हमारे घर के अंदर भी कोई पानी है तो हम उस पानी को बिल्कुल खाली करें, अपने घर के अंदर किसी पानी में के साथ यदि कोई पॉन्ड ऐसा है हमारे घर के आसपास जिसको हम खाली नहीं कर सकते हैं तो वहां पर छोड़ दें, और कैम्बू से फ्रेश है बायो कंट्रोल एजेंट। मैंने बायोलॉजी के द्वारा कंट्रोल करना। तो यदि हम कोई भी केमिकल्स का यूज ना करें और फिर हम किसी बायोलॉजी को कंट्रोल करें जो हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं या किसी प्लांट्स के ऊपर उसका है, तो हमने इसको बोला है बायो कंट्रोल। तो हमने इस बायो कंट्रोल एजेंट में हम यहाँ पर किस किस बायो कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत फेमस वाला एग्जांपल बताती हूँ, और हम लोग इसे कहते हैं बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन आपको 2 बार पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको पढ़ना है। ये बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस। बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस कहते हैं उसको, बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस। तो ये जो बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसी इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार के ऐसे इंसेक्ट होते हैं, बीटल्स हुए, लेडी बर्ड, तमाम सारे बीटल्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब ये किसी प्लांट्स के ऊपर किसी खेत पर अटैक करते हैं ना, तो पूरे खेत को सफाया कर जाते हैं, खेत को चेक कर जाते हैं। बहुत ज्यादा इंसान के लिए बहुत बड़ा बैड इफेक्ट होता है। अब हम क्या, पहले के जमाने में किसान लोग क्या करते थे कि केमिकल्स का स्प्रे प्लांट्स के ऊपर कर देते थे। अब आप खुद ही सोचो कि खाने पीने का कोई प्लांट है और उस पर केमिकल का स्प्रे कर दिया, तो वो तो उस खाने पीने की चीजों पर भी केमिकल चला जाएगा, और फिर हमने उसको खाया तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में चले गए धीरे धीरे बहुत सारे। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस। शुरू शुरू में तो इस बैक्टीरिया के शेषे आया करते थे, पाउडर आया करते थे, और क्या करते थे, उस पाउडर को उस उन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता था। अब मालूम पड़ा उसके ऊपर कैटरपिलर, जो बटरफ्लाई होती है ना, उस बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर कहा जाता है। और वो बड़ा इतना सा ग्रीन कलर का, इतना तक बड़ा बड़ा, आप कभी देखना आपके घर भी प्लांट्स लगे होंगे तो यदि आप किसी प्लांट्स की लीफ में छेद छेद देख रहे हो
तो उस प्लांट में ढूंढना, ध्यान से ढूंढना, आपको कैटरपिलर जरूर मिलेंगे लगे हुए। और वो लोग क्या करते हैं, पूरी लीफ खा जाते हैं। अब जब किसी प्लांट की लीफ ही खा जाएंगे वो, तो फिर प्लांट कैसे जिंदा रहेगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो उसकी पहचान है, उस प्लांट्स की लीफ में खूब छेद 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 आपको मिलेंगे। तो उस कैटरपिलर के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, शेशे ऐसे डाल दिया पूरे प्लांट्स के ऊपर, वो दाने दाने फैल जाते हैं। वो किसके, बैक्टीरिया के हैं वो। अब कैटरपिलर जब लीफ को खाएगा तो उस बैक्टीरिया को भी खा लेगा, और जब वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा तो जो उसकी इंटेस्टाइन होती है ना, वहां पर वाटर होता है, एल्किलाइन होता है, और वो जाकर के वो फूल जाएगा। वो बैक्टीरिया क्या होता है, फूल जाता है, और फूल करके वो बैक्टीरिया क्या होता है कि उसकी इंटेस्टाइन पे चिपक जाता है, और इंटेस्टाइन को स्वेल करके फाड़ देता है। अब जब किसी कैटरपिलर की इंटेस्टाइन फट जाएगी तो वो कैटरपिलर जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर ही गया। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहा बैक्टीरिया का, और कैटरपिलर भी मर गया। तो ये इन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, इसको सबसे पहली बार कॉटन में यूज किया था, और इसीलिए हम लोग इसको बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। शुरू शुरू में तो क्या था, किसानों को, फार्मर्स को शैशे डालने पड़ते थे पाउडर के रूप में, लेकिन आजकल तो हमने एक कदम और इससे आगे बढ़ चुके हैं। आज ऐसे प्लांट्स की वैरायटी को डेवलप कर लिया है कि उसके जीन्स के अंदर ही बेसिलस thuringiensis जैसा जीन्स डेवलप कर दिया है। अब उसके अंदर शैशे डालने की जरूरत नहीं है। जब कोई कैटरपिलर उस बीटी वाला प्लांट खाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो पहुंच जाएगा। जैसे हमारे शरीर में नहीं होता है कि हमने भी तो वायरस डाल रखे अपने शरीर में कितने सारे, हमने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया है क्या, हमने भी तो ढेर सारे वायरस को अपने शरीर के अंदर रख रखा है ना। तो वो भी तो इनएक्टिव स्टेज में रख रखा है, और मालूम पड़ा उस वायरस ने हमारे शरीर में अटैक किया, तो अंदर का वायरस एक्टिव होकर के उस वायरस को खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी बीटी जीन्स को डेवलप कर दिया, और उसकी वजह से अब एक्चुअली में इसके अंदर जो प्रोटीन होता है बेसिलस thuringiensis में, वो ये काम करता है। तो वो अब परमानेंट हमने इलाज कर दिया इस प्लांट्स का, कि अब उसके अंदर जीन्स को ही डेवलप कर लिया है, और जीन्स को डेवलप करने की वजह से अब हमको बार बार हमें पाउडर स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूरा बीटी कॉटन करके इसके अंदर कहलाता है। आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को इसमें पूछना हो तो बेटा पूछ सकता है, कोई भी कोई दिक्कत हो किसी को तो। आ गया। अब जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है ना इसका, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रखा है, तमाम तरह के आपने इंसेक्ट देखे होंगे, बीटल्स देखे होंगे, जिनके शरीर पर रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, लाइनिंग होती है। बरसात में देखा होगा ना, बरसात में तो ये इंसेक्ट का सीजन चल रहा है, भांति भांति प्रकार के मिलते हैं आपको। मालूम है कुछ इंसेक्ट तो ऐसे होते हैं रेनी सीजन में जिनका लाइफ स्पान सिर्फ एक दिन होता है, वो होता है ना लंबे पंख वाला। आपने कभी देखा हो बाहर की लाइट जली रह जाती है तो सुबह आप देखो तो बहुत सारे मरे मिलते हैं, और आपको लगता है हाय राम कितने सारे मर गए। अरे उनकी लाइफ स्पान होती है एक दिन की है, मैं फ्लाई बोलती हूँ उसको, मैं फ्लाई। उनका जीवन काल एक ही दिन का होता है, वो एक ही दिन के लिए पैदा होते हैं और एक दिन में ही मर जाते। तो ऐसा नहीं कि वो आपकी वजह से मरे हैं, लाइट खुली छोड़ दी, वो तो आप कुछ भी उनको हलवा पूड़ी भी खिलाओगे तो भी वो एक ही दिन जिंदा रहेंगे, उनकी स्पान ही केवल एक ही दिन होती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि एक बीटल्स होता है जिनके शरीर पर लाल रंग की और काले रंग की धारियां होती है। जब इस समय रैनी सीजन चल रहा है, ध्यान देना तो आपको सभी मिलेंगे जो आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। तो ये क्या करता है, मतलब नॉर्मली जो धारियां होती मैं बोल रही हूँ ना, इनको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड, इनका नाम है। ड्रैगन फ्लाई होता है ना वो लंबे लंबे पंख वाला, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, और लेडी बर्ड बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड। ये मालूम है क्या करता है, एफिड्स और मॉस्किटोज को मारने का काम करता है। मतलब हम लोग कई बार समझते हैं ना कि हर इंसेक्ट मतलब अपने को हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। हर इंसेक्ट हम अपने को हार्मफुल नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को भी हार्मफुल होते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई जितना भी है, लेडी बर्ड है, ये क्या करता है छोटे इंसेक्ट को और हमारे एफिड्स को, जो दूसरा इंसेक्ट होता है एफिड्स, उनको खाने का काम करता है। तो यदि किसी स्थान पर यदि ये सारे के सारे फ्लाइज होते हैं ना, तो वहां पर फिर मॉस्किटोज भी कम होते हैं।
क्योंकि वो खाते ही उनको है। तो ऐसे करके ये बायो कंट्रोल आप एक जगह देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि अब ड्रैगन फ्लाई और ये सब है, अब इनको ये अपने हाथ में थोड़ी होते हैं कि अपन इनको कहीं कमरे में छोड़ दें, तो मॉस्किटोज का खुद भी तो उड़ने वाले होते हैं ना। पर ये नेचुरल होता है, नेचुरल कर सकता है। हालांकि एक अलग सी चीज मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने आज ही को इंसिडेंस एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी आज के दिन ही, कि हम लोग ये बायो कंट्रोल एजेंट यदि हम केमिकल्स के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर करेंगे तो हम अपनी पृथ्वी का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। क्योंकि यदि आप कल्पना करो हमने सारे मक्खी और मच्छर को मार दिया तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट और सीड नहीं बनेगा, तो आगे जनरेशन कैसे चलेगी? तो आप बायो कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें कंट्रोलिंग स्थिति में होता है। पर हम जब किसी केमिकल्स को स्प्रे करते हैं ना, तो उसमें तो हमारे यूजफुल भी मर जाएंगे और ऐसे कोई हार्मफुल होते वो भी मर जाएंगे, और बड़े लेवल पर मरते हैं। तो वो उल्टा कोई एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, मतलब कोई किसी का बहुत अच्छा लेख था, तो उसमें उन्होंने दे रखा था कि यदि हमने इस प्रकार से केमिकल्स के द्वारा बहुत ज्यादा बायो कंट्रोल किया तो इससे हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि फिर हमारी पृथ्वी पर उल्टा प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं होगा। जो आप बिल्कुल ही मार दोगे तो फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोडर्मा। मतलब एक एग्जाम्पल तो मैंने बीटी कॉटन का बताया, दूसरा एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई का है। ड्रैगन फ्लाईज का है जो कि मॉस्क्यूटोस एंड एफिड्स को कंट्रोल करता है। और तीसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा एक्चुअली में फ्री लिविंग फंजाई है ये फ्री लिविंग फंजाई है ये, जो कुछ प्लांट्स के अंदर डिसीज को कंट्रोल कर सकती है रूट के द्वारा। जो प्लांट्स की जो रूट होती है ना उसके द्वारा कंट्रोल कर सकती है। ये क्या करती है? ये प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है। मतलब यदि हमने ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो जमीन के अंदर रहती है, यदि ट्राइकोडर्मा फंगस जमीन के अंदर रहेगी ना, तो उस प्लांट के अंदर जो रूट से पैथोजन घुसते हैं, क्योंकि रूट से बहुत ज्यादा पैथोजन घुसते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। तो नॉर्मली पहले तो ये फंगस मिलनी चाहिए सॉइल के अंदर, क्योंकि हर तरह की फंगस हर सॉइल में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यदि ये फंगस किसी सॉइल के अंदर मिलती है तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं उसमें पैथोजन थोड़े से कम लगेंगे, मैंने ये कंट्रोल कर लेगी, उनको मार देगी। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है जो कि दूसरे प्लांट्स के अंदर रूट के द्वारा पैथोजन को कंट्रोल करती है। क्योंकि आप लोग जब आंसर को फॉर्मेट करते हो तो थोड़ा सा उसमें भी आप लोग को थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो भी मैं बता रही हूँ। यदि बायो कंट्रोल एजेंट यदि आपको टॉपिक आता है ना, तो आप लोग ऐसे पॉइंट्स वाइज लिखिएगा। एक बार पूरा बीटी कॉटन का लिखिएगा, एक बार पूरा ड्रैगन फ्लाइज का लिखिएगा, एक बार ट्राइकोडर्मा का लिखिएगा। ऐसे पॉइंट जब लिखोगे ना तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग बता रहे हो कि कौन सा क्या बायो कंट्रोल का काम करता है। और हर एक दो तीन तीन चार चार लाइन में इसमें एक्सप्लेनेशन है। हम मम्मा नहीं नहीं, आज अभी रात को ट्रेन है मेरी, आ जाऊंगी, कल पहुंच। अच्छा अच्छा। मामा मैं क्लास ले रही हूँ। मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे को बता देना कौन सा भी वीडियो देख लूंगी उनका, बता देना मुझे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बड़े लोग भी कितने अजीब होते हैं।
मैं एक्चुअली में एक आध दो फोन इसलिए उठाती हूँ कि मुझे लगता है कुछ अर्जेंट ऐसा कुछ है। मेरे मामा जी है, उनका फोन, वो बाजू मुझे क्या समझा रहे थे, वो मुझे समझा रहे थे किसी की भागवत, कि बोले उनकी भागवत चल रही है, तो वो बता रहे थे कि 8 संस्कार होते हैं, उस 8 संस्कार में एक संस्कार ये होता है। वो मुझे पूरी भागवत सुना रहे थे कि वो वहां पे चल रही है भागवत, और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है उन्होंने। तो बड़े लोग कितने अच्छे होते हैं यार, वो एकदम उनको लगता है कि सभी छोटों को संस्कार दिए जाए, अच्छी बात है। तो वो पूछ भी नहीं रहे मुझसे कहाँ है तू, दे दनादन शुरू हो गए। वो भागवत चल रही है उनकी, वहां पर चल रही है, उनने आज ऐसा बताया, उन्होंने 8 संस्कार बताए हैं, और उसमें एक संस्कार है उसका मैं सुनी नहीं रही थी। मैं कह रही मामा क्या कर रहे हो यार, ये मेरी क्लास चल रही है। वो लगे दे दनादन, मुझे बोलना ही पड़ा रुक जाओ रुक जाओ। तो ट्राइकोडर्मा, ये इस ऐसे करके यदि अपन लिखेंगे ना, इस तरह से एक और एग्जांपल आता है बैकुलो वायरस का। बैकुलो वायरस, ये जो बैकुलो वायरस है, ये जीनस जो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रस वायरस में आता है। एक जीनस होती है पॉलीहेड्रोवायरस। एक्चुअल में क्या है, वायरस के पूरे ग्रुप होते हैं। जैसे अपन ने रियो वायरस, रिट्रोवायरस की बात की थी ना अपन ने, याद है रिट्रोवायरस? रिट्रोवायरस अपन ने किसको बोला है, जिसके अंदर आरएनए होता है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिट्रो। क्या बोलेंगे उसको, रिट्रो बोलेंगे। रिट्रो माने क्या, उल्टा। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि रिट्रो वायरस कोई एक वायरस नहीं होता। मैंने क्या समझाया कि रिट्रो वायरस पूरा ग्रुप है जिसमें आरएनए है, वो सब रिट्रो में आते हैं। ऐसे एक वायरस और होता है रियो। रियो वायरस भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला होता है, वो ट्यूमर कॉज करता है, बहुत बड़े लेवल पे ट्यूमर कॉज करता है। कैंसर का एक कारण वायरस भी है। तो रियो वायरस ट्यूमर कॉज करता है, ब्रेन कैंसर रियो वायरस से बहुत होने की संभावना होती है। तो ऐसी एक और जीनस है, और उस जीनस का नाम है पॉलीहेड्रोवायरस। और उस वायरस का एक एग्जांपल अपन ने क्या लिखा है, वायरस। एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ। जीनस हो गई, और जीनस पे आपने एक एग्जांपल लिख दिया हमारा बैकुलो वायरस। और ये वायरस क्या करता है कि इंसेक्ट एंड ऑर्थ्रोपॉड पर अटैक करता है। अटैक ऑन इंसेक्ट एंड ऑर्थ्रोपॉड, इंसेक्ट एंड ऑर्थ्रोपॉड्स पर अटैक करता है। तो ये हो गया एक बायो कंट्रोल, क्योंकि बायो ने बायो को कंट्रोल कर लिया, तो इसको बायो कंट्रोल कहते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इंसेक्ट पर अटैक कर रहा है तो हमारे लिए भी तो हार्मफुल होगा, तो नहीं होता। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सारी चीजें स्पेसिफिक होती है, माने जिसके अंदर होती है उसी में होती है। नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं हम इसको, ये नैरो स्पेक्ट्रम भी है, नैरो स्पेक्ट्रम और स्पीसीज स्पेसिफिक। देखो स्पीसीज स्पेसिफिक मैंने आपको एक बार बताया भी था, जैसे अपन पोलियो वायरस है। अब आप सभी लोगों को पता है कि पोलियो 5 साल तक के बच्चे को होने की ही संभावना रहती है, इसके बाद नहीं होता। यदि कोई बच्चा 5 ईयर तक है तो उसके अंदर पोलियो होगा, 5 साल के बाद पोलियो नहीं होगा, चाहे वायरस घुस जाए बॉडी में। तो ना केवल ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, बल्कि आप तो देख रहे हो एज भी स्पेसिफिक है। और पोलियो वायरस ह्यूमन का ही वायरस है, किसी और का तो वायरस है नहीं है। तो जितने भी वायरस या कोई भी जब होते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कोरोना वायरस था, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कोरोना वायरस हमारे ह्यूमन को अटैक किया था। यदि आप कल्पना करो ह्यूमन के साथ कहीं डॉग को कर लेता, कैटस को कर लेता, तो हम उनको बचा पाते क्या? हम तो फिर भी थोड़े बहुत बच गए, इतने सारे थोड़े बहुत कहाँ से, बहुत बच गए, इतने सारे बच ही गए। लेकिन आप कल्पना करो कि एनिमल्स को होता तो क्या बचा पाते हम उसको? तो कोरोना वायरस केवल ह्यूमन पे अटैक कर रहा था इसने बस। तो ये सब वायरस जितने भी होते हैं ना, सब या बैक्टीरिया भी जितने होते हैं ना, स्पेसिफिक ही होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है?
नैरो स्पेक्ट्रम भी वैसे एक प्रकार की, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब किसी को हम स्पेसिफिक मेडिसिन से मार सके। मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, वो आपको बीमार कर रहा है और आप मेडिसिन से सही नहीं हो रहे हो, तो डॉक्टर क्या करवाएगा, कल्चर करवा करके पता करता है कि वो किस एंटीबायोटिक से मरेगा, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया हर एक विशिष्ट एंटीबायोटिक से मरता है, क्योंकि वो सब स्पेसिफिक होते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है कि जो कम मेडिसिन से मरेंगे, और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक ऐसी मेडिसिन आप किसी को भी दे दो, उससे सब बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उसको ब्रॉड कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम भी होता है। तो ये क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। एक वायरस होता है जिसका नाम है बेकुलो वायरस, इसकी जीनस है पॉलीहेड्रोवायरस। ये इंसेक्ट पर ऑर्थ्रोपोड पे अटैक करता है और उनको मार देता है। तो मान लो अभी किसी जगह इंसेक्ट या ऑर्थ्रोपोड को मारना है या कोई ऐसा है, तो हम लोग इस वायरस को यूज कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बड़ी इम्पॉसिबल टाइप की लगती है, क्योंकि ऐसे वायरस को हम लोग ऐसे यूज एकदम नहीं कर सकते हैं कि हम या तो फिर हम उस वायरस के लिए हम उनकी बॉडी के अंदर डालें, ऑर्थ्रोपोड के अंदर डालें, उसके अंदर डालें तो नॉर्मल, लेकिन फिर भी हम काफी कुछ हद तक इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चल रहा है इसके ऊपर बायो कंट्रोल पे। आगे जाकर हम क्या करेंगे, जीन्स करेंगे। जैसे मैंने बीटी कॉटन का आपको बताया कि बीटी कॉटन का जीन्स आपका है, तो ठीक उसी प्रकार से आगे जाकर हम सारे जीन्स निकालेंगे और सारे बायो कंट्रोल को हम लोग, जैसे आपको बायो कंट्रोल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ जो आपको इस यहाँ पर नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में बहुत ज्यादा कैक्टस फैल गई थी, इतनी ज्यादा कैक्टस फैल गई थी कि बहुत परेशान हो गए थे मारते। यदि हम केमिकल्स डालते तो सॉइल का बैड इफेक्ट हो जाता उस केमिकल्स के द्वारा। उन लोगों ने क्या किया, एक इंसेक्ट छोड़ दिए जो कैक्टस फीडिंग थे, कैक्टस को खाते थे, वो कैक्टस फीडिंग बोलते हैं इनको हम, कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट बोलते हैं, कैक्टस को खाते हैं वो। और उससे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस को कंट्रोल कर लिया गया था। ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल का। हमने केमिकल्स को यूज नहीं किया और की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बायो कंट्रोल हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को पूछो बेटा लोग, आगे समझ में ये। अब इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट कर दिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, और ये 4 के 4 पॉइंट्स के लिखना, हेडिंग नहीं डालना, पॉइंट्स करना। एक चीज में एक पॉइंट समझा रहा है ना, तो दूसरे पॉइंट्स ही लिखना। ठीक है, अब आएगा कि बायो माइक्रो का यूज हम बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे करते हैं, माइक्रो बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, देखो सबसे पहली बात, सिंपल सी बात समझो, ये आधा आपको आता है पहले से, इजी है। आप लोग ये जानते हो कि किसान लोग अपने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सारी खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जो फैक्ट्रीज केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है, और प्योर हम उसको बोलते हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है। यदि मिन्योर का यूज करते हो तो कोई साइड इफेक्ट खेती पर, प्लांट्स के ऊपर, हमारी हेल्थ पर नहीं होता, नॉर्मली गोबर की खाद। लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना, तो इसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर भी है, सॉइल के, प्लांट्स के ऊपर भी है। फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर दिया तो प्लांट जल जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स कॉस्टली आती है, किसानों को मार्केट से महंगी महंगी खरीदनी पड़ती है। तो फर्टिलाइजर्स का यूज करना कोई भी नहीं चाहता है। तो आज के जमाने में कुछ हम ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग पैदावार बढ़ाएं,
लेकिन आपको जो यहाँ पर बात की जा रही है वो नेचुरल तरीके से की जा रही है, जो आप पहले से बहुत कुछ जानते हो, राइजोबियम सब जानते हो कि जितनी भी दाल वाली फैमिली होती है, उस दाल वाली फैमिली के रूट में इस तरह से नॉट्स होती है, गांठ होती है, ऐसे गांठ होती है ऐसे करके रूट के अंदर, और इस रूट के अंदर कोई बैक्टीरिया रहता है, ऐसे करके बैक्टीरिया रहते हैं, और इस बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम, और ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, ये इस रूट को बदले में कुछ देता है, क्या नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो इसके द्वारा यहाँ पर आती है और ये इस प्लांट को मिल जाती है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, और इसके बदले में इस बैक्टीरिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत एग्जाम्पल है हमारे राइजोबियम का। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सॉइल के अंदर फ्री लिविंग रहते हैं, क्योंकि राइजोबियम तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोसिस तरीके से ही रहता है, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया है वो सिम्बायोसिस तरीके से नहीं रहते हैं, वो लोग फ्री लिविंग रहते हैं। जो फ्री लिविंग रहते हैं हम लोग इन्हें बोलते हैं एजोस्पाइरिलम और एजिटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और एजिटोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया है जो कि ये बैक्टीरिया कि दोनों एनारोबिक और फैकल्टेटिव है, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता दी, मत चक्कर पढ़ो। ये वाला जो बैक्टीरिया है वो तो एरोबिक है, ये एरोबिक है, और ये वाला बैक्टीरिया जो फैकल्टेटिव एनारोबिक है। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि एरोबिक है और एनारोबिक है। ये वाला जरूर बैक्टीरिया सॉइल के अंदर फ्रीली रहते हैं, सॉइल में। लेग्यूमिनेसी फैमिली में तो चलो राइजोबियम रह रहा है, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया, तो बाकी प्लांट्स क्या करेंगे, तो उनके लिए सॉइल के अंदर फ्री रहता है, फ्री मिट्टी में रहता है। किसानों के मुझे आपने कभी सुना हो, कोई किसान कहता है अरे यार मेरी जमीन तो फर्टाइल बेकार है, तो इसको क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि उस सॉइल के अंदर बैक्टीरिया नहीं है। और कुछ किसान कहते हैं मेरी तो सॉइल बहुत अच्छी फर्टाइल है, तो इसका मतलब है कि उसकी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया रहेंगे ना, उसके प्लांट्स की पैदावार बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देने का काम करते हैं। तो किसी भी सॉइल को हम बोलते हैं फर्टाइल है, ऐसी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर पाए जाने वाले माइक्रोब्स की जाता है कि वो सॉइल अच्छी है, वो सॉइल खराब है। इसी प्रकार से एक और हम लोग नाम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। एक बहुत फेमस एग्जांपल है माइकोराइजा। पहली बात तो माइकोराइजा फंगस के लिए यूज किया जाता है। एक प्लांट होता है पाइनस, पाइनस, और उस प्लांट्स के रूट में ऐसे करके फंगस पाई जाती है। प्लांट की जो रूट होती है ना, उसके चारों तरफ से फंगस पाई जाती है, और ये फंगस और ये प्लांट दोनों के बीच में दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये भी सिम्बायोसिस का बहुत फेमस एग्जांपल है। टोमस, ये टोमस फंगस है और ये पाइनस रूट है, ये पाइनस की रूट है, और उसके ऊपर एक फंगस है ग्लोमस। फंगस का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ग्लोमस कहते हैं।
और ये ग्लोमस क्या करता है, ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट को ये जो ग्लोमस है ये प्लांट को देता है फॉस्फोरस। हालांकि आप लोगों की बुक में इन्होंने यहाँ पर के लिए बता दूं, फंगस सॉइल से मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है। एक्चुअल में कि जो पाइनस है ना, वो पाइनस ऐसे लगता है ढलान पर, यहाँ पर लगता है ऐसे, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। तो जब कोई ढलान पर लगती है ना, तो उसको वाटर नहीं मिल पाता, पानी सारा सिरे के नीचे आ जाता है। तो ऐसे प्लांट्स बेचारे मालूम है क्या होते हैं, रेगिस्तान की तरह परेशान रहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर डेजर्ट वाले कैरेक्टर्स होते हैं, आश्चर्य करोगे आप लोग जानकर। जबकि बरसात वहां हो रही है, फिर भी इनके अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। संकन स्टोमेटा मिलता है इसके अंदर, क्यूटिकल मिलती है, इनकी लीफ भी पतली पतली होती है, निडल लाइक होती है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर आपको जीरोफिटिक मिलते हैं। इसके अंदर रूट एयर नहीं होते, क्या करेगा रूट का एयर, पानी नहीं है तो क्या करेगा। तो ये फंगस मालूम क्या करती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देने का काम करती है। तो ये ऐसे बहुत काम करती है। लेकिन आपके बुक में जो दे रखा है वो उन्होंने फॉस्फोरस रखा है, दे रखा है कि फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। पर वैसे मालूम और एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, जो मैंने आपको बताया ना कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो आपके बुक में इन्होंने इसको ऐसे दे रखा है, ड्रॉट से बचाती है, माने सूखे से बचाती है। तो मतलब इसका वही हुआ, सेलाइनिटी से बचाती है। सेलाइनिटी क्या होता है कि जब सॉइल के अंदर से वाटर ऐसे बहुत, क्योंकि रेनी सीजन तो होता ही है ना थोड़ा, तो सैलाइन भर सॉइल के अंदर भर जाता है, तो सैलिनिटी से भी ये पैथोजन से भी बचाती है। अगर कोई पैथोजन पैदा हो जाते हैं ना, उससे भी इसको बचाती है। मतलब आप ये देखो कितना मल्टीपल काम जो है ये पाइनस के लिए करती है। और बदले में क्या मिलता है इसको, रहने की जगह दे रहा है प्लांट, और खाना दे रहा है, क्योंकि जो भी प्लांट खाना बनाता है वो इस फंगस को मिल जाता है फ्री फोकट में। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल है। जब भी कभी कोई दो मिलकर के एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं ना, हम इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। मालूम है ना, इसे अपन लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, हम लोग इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। ऐसी एक एग्जांपल और आप लोग पहले कई बार पढ़ चुके हो, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और वो आपने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया। आपको मालूम है कि एक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसमें आती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक नहीं है, सिम्बायोटिक नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये भी जो है बायो माइक्रोब्स का बायो एक प्रकार से यूज है। कैसे यूज है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें एनाबिएना होता है, नॉस्टॉक होता है, ओसिलेटोरिया होता है। ये क्या होता है कि ये जो मतलब विशेषकर जो चावल का खेत होता है, शायद अपने अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा है कि चावल के खेत में पानी भरा होता है, तो वहां पर हर कोई बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, उसमें केवल एल्गी करती है। तो ये क्या करते हैं, इस ब्लू ग्रीन एल्गी के शेषे डाल देते हैं, मतलब लाकर एल्गी डाल देते पानी में। तो ये एल्गी क्या करती है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती है। क्योंकि चावल को भी तो प्रोटीन की जरूरत है ना, चावल में भी तो प्रोटीन होता है, चावल को भी नाइट्रोजन चाहिए। तो हम लोग चावल के खेत में नाइट्रोजन के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एनाबिएना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके पास आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ते हैं सारा हम, हेट्रोसिस्ट होता है इसके पास, हेट्रोसिस्ट। और वो हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ऐसे धीरे धीरे देखे तो हमने इसमें भी 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लिए। एक तो हमने राइजोबियम का पढ़ा, एक हमने फ्री लिविंग बैक्टीरिया का पढ़ा। हमने इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया है, हमने बायोलॉजी के द्वारा प्लांट्स के अंदर
एक प्रकार से हमने मैन्योर का यूज किया है, मतलब हमने उनकी एक प्रकार से ग्रोथ बढ़ाई है, नेचुरल तरीके से बढ़ाई है, हमने कोई केमिकल्स यूज नहीं किया, बल्कि हमने कोई इसमें खाद भी यूज नहीं किया, मैन्योर भी हमने यूज नहीं किया, हमने कोई गोबर नहीं डाला है खेत के अंदर, हमने बायोलॉजी को डाला है, और बायोलॉजी हमारे प्लांट्स की पैदावार को बढ़ाने का काम कर रही है। तो उसमें हमने एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया देख लिया, एक सिम्बायोटिक देख लिया, एक हमने माइकोराइजा फंगस भी देख लिया कि फंगस भी किस प्रकार से प्लांट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं, और एक हमने क्या देख लिया, ब्लूग्रीन एल्गी भी देख ली, जो विशेषकर ऐसी जगह काम करती है जहां पर खेत में पानी भरा हो, क्योंकि वहां पर एल्गी ही लग सकती है, तो एल्गी भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो कर सकती है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ये बायो कंट्रोल एजेंट है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। 6 बजने वाले, तो जल्दी से क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं 5 मिनट में। आप लोगों की यूनिट खत्म हो गई है, ये समझ में आई है कुछ? हाँ, और इसके साथ ही आप लोगों की 2 यूनिट खत्म हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट और ये वाली भी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद बड़े आपके अंदर एगरनेस है उस जिस चीज के लिए, और उसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो बड़ा पता नहीं जेनेटिक्स में काहे का इतना एक्साइटमेंट हो रहा है बेटा बैंड बजाएगी जेनेटिक्स तुम लोगों की अभी? नहीं नहीं, अब तो जेनेटिक्स शुरू होगी, अब तो जेनेटिक्स शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह भी होंगे ना आप लोगों के, तो उस पर भी फिर आएगी, तो फिर कुछ नंबर भी नहीं आएंगे आप लोगों के। तो अगले ट्यूसडे से, ठीक है, बढ़िया जेनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले आप लोग का हेरिडिटी एंड वेरिएशन होगा, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस होगा। आप लोगों में से कौन हमारे साइड से आया है अभी कोचिंग? ये बीच में प्रोडक्शन चल रहा है क्या? चल रहा है? अरे कोई सा भी शो है, मतलब बाड़े जाएंगे तो बीच में दिक्कत करेगा? अरे वो आज नेताओं को कुछ काम धाम तो है नहीं है, उनको अपनी नेतागिरी करनी है, रास्ते भी जाम करने, तो कुछ एक वो पता नहीं रथ यात्रा वगैरह कुछ निकाल रहे हैं, तो वो पता नहीं पूरा शहर में घुमा रहे हैं, तो बाड़े मतलब अभी दिक्कत आएगी बीच में, वो मिलेगा तो फिर बेकार है। मेरे को जरा कुछ काम था जरूरी जाना, नहीं तो मेरी ट्रेन ही निकल जाए फिर, नहीं तो मालूम। अरे काय का कंपू वंपू है, मेरे को जाना है दीवाना होली, बीच में मिलेगा तो फिर दिक्कत आई, फंस गई चक्कर में तो दिक्कत हो जाएगी ना, मेरी ट्रेन ही निकल जाएगी। 5 मिनट लगेंगे आप लोगों को, और 5 मिनट में आप लोग को क्वेश्चन लिखवा रही हूँ मैं, बेशकों को भेज रही हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। क्यों रिवीजन करना है? चलो रिवीजन 10 चलो ठीक है, सीधी हूँ बिल्कुल एकदम जलेबी की तरह, है ना? क्या ना सबका, तभी तो बोला बेटा मैंने। चलो आपको मिनट का ब्रेक दे रहे हैं अभी आप लोग को, और उसके बाद आप लोग को करना है तो कर लो, फिर दूर दूर सारे बैग यहाँ, सारे मोबाइल यहाँ, ठीक है? और उसके बाद फिर व्यवस्था दूर दूर बिठाने की करते हैं। अच्छा इस पे नहीं है, गुड गुड वेरी गुड बच्चा है वो, पता है ना गिफ्ट है, लेकिन बेईमानी वालों को नहीं है।